बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू K2U चैनल। इट्स इकरा साबिर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये चैप्टर नंबर 3 है और ग्रेड 8 है। पीटीबी की बुक को हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो जो टॉपिक आज मैं आपके साथ कवर करने जा रही हूँ वो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 एंड डिफरेंट ऑप्शंस इन एक्सेल 2016. So first of all, what is spreadsheet? The worksheet to keep the record of each transaction of the company. These sheets are used to arrange, calculate and sort data in the form of table. अच्छा, कोई भी कंपनी अगर होती है हमारे पास तो वो कंपनी अपने डाटा को ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सेव करती है, अरेंज करती है, कैलकुलेट करती है और किसी भी तरीके से उसको सॉर्ट करती है। ठीक है, अपने लेन देन के मामलात का वो रिकॉर्ड रखती है और हर जगह पर वो रिकॉर्ड जो है वो टेबल की फॉर्म में रखा जाता है। तो अगर हम वो टेबल एक कॉपी के ऊपर या एक रजिस्टर के ऊपर खुद से टेबल बनाएं और उस टेबल के अंदर अपना रिकॉर्ड रखें तो वो हमारे पास स्प्रेडशीट कहलाएगी। ये एक मैनुअल स्प्रेडशीट होगी जो हम बाय हैंड बनाते हैं। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब अगर उसी स्प्रेडशीट को बनाने के लिए हमारे पास मार्केट में सॉफ्टवेयर आ जाएं तो वो हो जाएंगे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट अ स्प्रेडशीट ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर किसी भी स्प्रेडशीट को बनाया जाता है किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए तो वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होंगे। अब यहाँ पे ये आपके सामने टेबल है जिसमें ये सॉफ्टवेयर के नेम है और उस किस कंपनी के वो सॉफ्टवेयर हैं ये बताया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किसने बनाया? ये बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। गूगल शीट्स को किसने बनाया? गूगल ने। इसी तरीके से ओपन ऑफिस को बनाया है अपाची ने। लिब्रे ऑफिस को बनाया है ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स है, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि स्प्रेडशीट हमें प्रोवाइड करते हैं, जिनके ऊपर हम लोग टेबल की फॉर्म में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ सॉफ्टवेयर्स। रिप्रेजेंट डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, एक तो सबसे पहले ये स्प्रेडशीट का फायदा ये है कि इसको रोज और कॉलम में डाटा को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो ऑर्गेनाइज और स्टोर कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को टेक्स्ट की फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में और करेंसी की फॉर्म में। ठीक है, अब इसको मैं नेक्स्ट अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये टेक्स्ट की फॉर्म में ये मेरे नेम लिखे हुए हैं, अली, आयशा, चिश्तियाँ, पाकिस्तान, ब्लड ग्रुप, मदर, टीचर। ठीक है, ये टेक्स्ट की फॉर्म में आ गया, ये नंबर की फॉर्म में आ गया, ये डाटा ये करेंसी की फॉर्म में आ गया। ठीक है, जिसमें डॉलर है, यूरो है और ये चाइनीज करेंसी है। ठीक है, ये डेट की फॉर्म में आ गया और ये टाइम की फॉर्म में आ गया। इस तरीके से हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अ पावरफुल टूल फॉर कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशन ऑफ डाटा, यानी डाटा के हिसाब किताब को रखने के लिए ये बहुत पावरफुल टूल है। इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट देती हूँ। देखिए, जैसे कि एक छोटा सा रिजल्ट कार्ड बनाया है, इसमें ये बच्चा साद है, उसका 11 रोल नंबर है, उसके ऑब्टेन मार्क्स 90 हैं और जो टोटल मार्क्स है वो 100 है और यहाँ पे परसेंटेज। अब ये परसेंटेज रैंडमली राइट नहीं कर दी गई। अब इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है। तो ये फॉर्मूला लगा के आप बड़ी इजीली चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे है डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक ग्राफ्स एंड चार्ट्स। डाटा को हम ग्राफ्स और चार्ट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस ऑन डाटा कैन बी परफॉर्म्ड आल्सो। ठीक है, एक डाटा जो है हमने सेव किया है, लेट्स सपोज अगर हम लोगों ने स्टूडेंट का डाटा सेव किया है या एम्प्लॉय का डाटा सेव किया है तो उस डाटा को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग चार्ट की फॉर्म में उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उसके ग्राफ के फॉर्म में एनालिसिस कर सकते हैं कि जैसे कि ये अब एक स्टूडेंट है अली, अगर इसके 2024 में 90% मार्क्स है तो 2025 में इसके 100% मार्क्स हैं, तो हम उनका एनालिसिस कर सकते हैं ग्राफ के जरिए, चार्ट्स के जरिए और टेबल की फॉर्म में। से व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? मोस्ट वाइडली यूज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये सॉफ्टवेयर है। डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसको डेवलप किया है। यूज टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। ये इन डिफरेंट टाइप, ये टाइप्स जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जिसमें टेक्स्ट है, नंबर है, ये हर तरह के डाटा को स्टोर कर सकता है, एनालाइज कर सकता है और ऑर्गेनाइज कर सकता है। ठीक है, प्रोवाइड्स एडवांस्ड फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक यूज। और ये स्टैट के लिए, मैथ के लिए और साइंटिफिक यूज़ के लिए बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। अब यहाँ पे जो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करने जा रहे हैं वो 2016 का है। इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं, इसमें हमने ये वर्कशीट को
वर्कबुक को, सेल को, सेल रेंज को, एक्सेल इंटरफेस को डिस्कस करना है। सबसे पहले आ जाती है वर्कशीट। अ वर्कशीट इज सिंपली अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, वर्कशीट हमारे पास क्या है, रोज और कॉलम्स को मिला के बनती है। इट इज अ लार्ज टेबल, ये एक बहुत बड़ा टेबल होता है जो 1,48,576 रोज पे बना होता है और 16,384 कॉलम से मिलके बनता है। ठीक है, कॉलम्स आर आइडेंटिफाइड बाय अल्फाबेट ABCDEF, इस तरीके से कंटिन्यू ये चलते जाते हैं। और रोज जो है वो आइडेंटिफाई बाय नंबर्स, नंबर्स के जरिए से रो रिप्रेजेंट की जाती हैं, 1 2 3 4 5 एंड इसी तरीके से ये चलती जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्कबुक। वर्कबुक क्या है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्कशीट्स सेव्ड इन अ सिंगल फाइल। अब वर्कशीट्स काफ़ी सारे, जैसे हमारे पास एक कॉपी होती है उसमें काफ़ी सारे पेजेस होते हैं और वो पेजेस मिलकर एक कॉपी बनती है, तो जो वर्कशीट है वो एक पेज है। ठीक है, और जो वर्कबुक है ये पूरी कॉपी है। यानी कि अगर हम वर्कशीट को काफ़ी सारी वर्कशीट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास एक वर्कबुक बन जाएगी। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्कशीट सेव्ड इन अ सिंगल फाइल, एक फाइल के अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स क्या कहलाती हैं, वर्कबुक। अ वर्कबुक कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट्स, एक या एक से ज्यादा वर्कशीट्स इसमें हो सकती हैं। सेल क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी रोज और कॉलम को इंटरसेक्ट करेंगे तो सेल बन जाएगा। ईच सेल इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स रेफरेंस और एड्रेस, और हर सेल का एड्रेस है, हर सेल को उसके रेफरेंस या एड्रेस से ही जाना जाता है। सेल रेंज, द रेफरेंस ऑफ एडजेसेंट सेल्स मे बी डोनेटेड बाय सेल रेंज, यानी कि एक दो या दो से ज्यादा सेल्स को इकट्ठा जब हम सिलेक्ट करते हैं तो वो सिलेक्शन जो है वो सेल रेंज कहलाती है, और इसको हम लोग ये कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, A1 सेल से लेके C3 तक सेल तक हमने सिलेक्शन की है तो ये उसका सेल रेंज बनेगी। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने जिक्र किया कि सेल क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। सबसे पहले मैं ये रो ले लेती हूँ, 10 मैंने रो ली। ठीक है, उसको कॉलम के साथ मैंने इंटरसेक्ट किया, आई के साथ मैंने इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है ना, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा सेल। ये जो ये बना है सेल। ठीक है, रोज और कॉलम की इंटरसेक्शन हमारे पास क्या बनती है, सेल। अब ये जो सेल बना है इसका एक एड्रेस भी है, ये एड्रेस आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ये है I10। ठीक है, ये एड्रेस बना है यहाँ पे I10। इसी तरीके से अगर मैं इसको हटाकर ये फर्स्ट वाले पे करती हूँ तो ये एड्रेस है, यानी कि B, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम का नेम और रो का नेम। ठीक है, कॉलम कौन सा है B और रो कौन सी है 1, तो B1 इस सेल का एड्रेस है। इसी तरीके से अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करती हूँ तो देखें ये H कॉलम है और 2 वाली रो है, यानी H और 2 को इंटरसेक्ट किया तो ये सेल बना, तो इसका ये इसका एड्रेस है इस सेल का। तो हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। इसी तरीके से अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि रेंज कैसे बनती है। यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया इतना ही पोर्शन। ठीक है, इसको पोर्शन को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें ये कलर कर दूँ। ठीक है, इसमें अब ये वाला सेल हमारे पास कौन सा है, देखें जरा, ये जो पहला मैंने सिलेक्ट किया ये है H2। ठीक है, ये एड्रेस आपको नजर आ रहा है, और ये लास्ट वाला सेल कौन सा है, ये है J5। अब अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ इक्वल लिख के H2, ठीक है, और कॉलन J5, तो ये देखें कि जब मैंने H2 कॉलन J5 लिखा तो ये ग्रीन ब्लू सी बाउंड्री इसके इर्द गिर्द बन गई, यानी कि ये वाला हिस्सा सिलेक्ट हो गया और ये हमारे पास क्या है, सेल रेंज बन गया। अब हम डिस्कस करेंगे इसके इंटरफेस को। ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास सबसे ऊपर जो लिखा हुआ ना, न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, ये है हमारे पास टाइटल बार। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेल का वर्कशीट का नेम आ जाता है जिस नेम से हम सेव करते हैं। क्योंकि मैंने अभी इसका कोई नेम नहीं रखा तो इसलिए ये न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ना हमारे पास जो आपको 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, सेव, अंडू और रिडू, ये तीनों ऑप्शन आते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसके साथ ये जो हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट का आइकन बना हुआ है, इसमें देखें यहाँ पे सेव पे टिक है, अंडू पे, रीडू पे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 ये चीजें हैं। अगर मैं यहाँ पे स्पेलिंग चेकर को ऐड कर देती हूँ तो देखें ये स्पेलिंग चेकर भी ऐड हो गया। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर इसको ईमेल को ऐड कर दूँ तो यहाँ पे ईमेल भी ऐड हो गया। लेकिन क्योंकि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती तो मैं इनको डिसलेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, यह है क्विक एक्सेस टूल बार, इसको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद ये जो बना हुआ है ये है इसका एक्सेल का लोगो। नीचे आ जाएंगे फाइल, मेन्यू, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, ये सारे जो हैं ये मेन्यू बार है। मेन्यू बार में ये सबसे पहले फाइल आ जाता है, ठीक है। फाइल के बाद आ जाता है होम, होम के बाद इंसर्ट, फिर ड्रॉ, ठीक है। अब ये देखें जितने जितने मेन्यू को मैं ओपन करती हूँ ना उनमें अलग-अलग से टूल्स नजर आ रहे हैं, हमें कुछ ग्रुप्स हैं। ये होम पे मैंने क्लिक किया तो इसमें पहला टूल है क्लिपबोर्ड, यानी कट कॉपी पेस्ट इसमें होता है। दूसरा है फॉन्ट का, जिसमें हम स्टाइल, फॉन्ट का साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये बॉर्डर और ये सारा कुछ हम लोग फॉन्ट से रिलेटेड काम इसी में करते हैं। फिर अलाइनमेंट से रिलेटेड काम हम इसमें करते हैं। जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और मैं चाहती हूँ 1 2 3 जो है वो सेंटर अलाइन हो जाए, तो मैंने यहाँ से जाके प्रेस कर दिया तो ये 1 2 क्या हुआ, सेंटर अलाइन हो गया। लेकिन क्योंकि मैं इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे रखना चाहती हूँ तो मैंने इसको दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे कर दिया, तो ये अलाइनमेंट में आ जाता है। इसी तरीके से ये नंबर है। अब आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास ये करेंसी शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ये नंबर शो हो रहे हैं और यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा इधर से जाके ही हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब अगर मैं इस टेबल को सिलेक्ट करती हूँ, टेबल को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चली जाती हूँ, मैं यहाँ पे इस पे चली जाती हूँ या इस पे चली जाती हूँ, तो ये अपनी मर्जी से, आप अपनी मर्जी से टेबल का डिज़ाइन इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई न्यू रो इंसर्ट करनी है, डिलीट करनी है, कॉलम इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, फॉर्मेट करना है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में देखें तो इसमें हम लोग टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, शेप वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हैं। उसके अलावा लाइन, कॉलम वगैरह ये सब कुछ इंसर्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब यूज होता है। नेक्स्ट है ड्रॉ। ड्रॉ के लिए क्या होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए, जैसे ये मैंने ब्लैक पेंसिल ली है, मैं यहाँ पे निशान लगाना चाह रही थी कि ये मैं इस वाले इतने पोर्शन को जो है वो मैंने सर्कल किया, ठीक है, इसी के ऊपर, तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने कंट्रोल Z प्रेस किया और इसको ख़त्म कर दिया। फिर अगर मैं हाईलाइट करना चाह रही थी कि मैं चाह रही हूँ कि इसको हाईलाइट कर दूँ, तो मैंने हाईलाइटर सेलेक्ट किया और ये कुछ चीज़ों को मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने कंट्रोल Z 2 दफ़ा प्रेस किया और इसको एंड कर दिया। मैं कर्सर फिर से सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो ये था ड्रॉ। आगे है पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर आप लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि पेज का कलर क्या होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये पेज कलर में ये हमें उस का कलर दे रहा है, जो टेबल है उसका कलर दे रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा हम लोग इसमें बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं, साइज़ सेट कर सकते हैं कि हम लोगों ने जो लेटर साइज़ में लेना है, प्रिंट अगर निकलवाना है तो A4 साइज़ लेना है। ओरिएंटेशन इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, मार्जिन सेट कर सकते हैं। ये ज़्यादातर हमारे पास प्रिंटिंग में काम आता है। नेक्स्ट है फार्मूलाज। फार्मूलाज के अंदर हम लोग ऐड करते हैं कि फार्मूला कौन सा लगाना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लिख के देती हूँ कि यहाँ पे है ये कुछ मैं रैंडम वैल्यू लिख रही हूँ, ठीक है। अब ये मैंने 3 वैल्यूज़ लिख दी, ठीक है, ये वाली 3 वैल्यूज़ लिख दी। अब मैं चाहती हूँ कि नीचे इसका सम भी आ जाए, तो मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया, करने के बाद एक्स्ट्रा जो है सेल वो भी सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने ऑटो सम पे क्लिक किया, तो ये देखें ये सामने उसका सम होके आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज को अप्लाई करने के लिए फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं। ये प्री डिफाइंड फार्मूलाज पड़े हुए हैं, यहाँ अपनी मर्जी से आप उठा के इसमें लगा सकते हैं और इसको आप मैनुअल भी फार्मूले को लगा सकते हैं। नेक्स्ट है डाटा। अब डाटा के अंदर देखें, यहाँ पर आप देखें कि सॉर्ट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे अब ये अली है, आयशा है, फिर चिश्तियाँ है, पाकिस्तान है, ब्लड ग्रुप, तो हम इसको सॉर्ट करना चाहें, अगर ए के बाद हमारे पास बी आए यानी ब्लड ग्रुप आए, फिर चिश्तियाँ आए, यानी अल्फ़ाबेटिकली हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ और मैं ये इसको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करती हूँ। ये सॉर्ट कर दिया तो देखें ये चेंज हो गया, ए से अली, ए से आयशा, फिर बी से ब्लड ग्रुप, फिर सी से चिश्तियाँ, फिर उससे सी के बाद जो डायरेक्ट आ रहा है वो एम आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको सॉर्टिंग करते हैं। कंट्रोल Z करके मैंने दोबारा से प्रीवियस सेटिंग कर दी। नेक्स्ट है रिव्यू। रिव्यू के अंदर हमारे पास क्या होती है, स्पेलिंग चेक होती है। देखिए मैंने स्पेलिंग चेक को टिक किया तो ये देखिए उसने कहा है कि परसेंटेज में के स्पेलिंग्स में इशू आ रहा है, ठीक है। अगर मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ, ठीक है, इग्नोर कर दिया, ये देखें वो कह रहा है कि चिश्तियाँ जो है वो कोई वर्ड नहीं है डिक्शनरी में, तो वो उसकी सजेशंस भी दे रहा है और उसके अलावा कहते हैं इग्नोर कर दें। तो इसी तरीके से स्पेलिंग चेकिंग में ना आप काफ़ी सारे जितने भी यहाँ स्पेलिंग यूज़ हैं उसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो है व्यू टैब। व्यू टैब में आप देखें कि ये हमारे पास जो पेज का व्यू है वो नॉर्मल है। अगर हम पेज ब्रेक में जाएं तो वो इस फॉर्म में हो जाएगा, पेज लेआउट में जाएंगे तो वो ज़रा पेज की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। ये वाले व्यूज़ आपको यहाँ भी नज़र आते हैं, ये बिल्कुल डाउन में, ये देखें ये तीनों व्यूज़ यहाँ भी पड़े हुए हैं, ठीक है।
हम लोग नॉर्मल व्यू में वापस आ जाते हैं। आगे है हेल्प। अगर आपको किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही तो यहाँ आप सर्च के ऊपर भी लिख के कुछ ना कुछ अपने लिए हेल्प ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें होंगी हमारे पास रिबन्स थे, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो बॉक्स होता है ना, ये बता रहा होता है कि कौन सा सेल सिलेक्ट है। इस वक्त अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ तो ये B2 सिलेक्ट है, ठीक है। एड्रेस बॉक्स है ये। यहाँ पे सिलेक्ट किया तो ये I7 है, यहाँ सिलेक्ट करती हूँ तो ये E11 है। तो ये वाला जो बॉक्स है ना, ये वाला रिप्रेजेंट किसको करता है? ये करता है सेल के एड्रेस को। ये लगा है फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ, ये देखें जरा। मैंने 90, ये परसेंटेज में 90 लिखा, मैंने इसको क्लिक किया तो ये सेल कौन सा था? G13। सेल का एड्रेस आ गया G13 और उसके ऊपर फार्मूला क्या लगा हुआ है ये देखें कि 90 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100, यानी कि E13 को F13 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे सामने जो है वो परसेंटेज आ गई। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए ये वाली बार हमारे पास यूज होती है। उसके अलावा ये सारे का सारा जो है ये इसकी बॉडी है। इसके अंदर ये रोज एंड कॉलम्स को इंटरसेक्ट करके सेल बनते हैं। इसके अंदर हमारी सारा काम परफॉर्म होता है। यहाँ पे देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ शीट 1। इस पे डबल क्लिक करके आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया डाटा, ठीक है। इसका नाम रख दिया। इसी तरीके से अगर आप दूसरी शीट ऐड कर लेते हैं, ये प्लस पे क्लिक करते करते आप कितनी शीट्स ऐड कर लेंगे। तो ये वाला जो एरिया है ना जिसपे ये कर्सर मूव कर रहा है, ये है वर्कशीट। और ये भी वर्कशीट है, शीट 1, ये भी वर्कशीट है। ये तीनों वर्कशीट जब मिलती हैं तो ये पूरी की पूरी क्या कहलाती है? वर्कबुक कहलाती है, ये पूरी की पूरी, ठीक है। उसके बाद आप इसके एंड पे देखेंगे तो हमारे पास ये देखें जी नॉर्मल का आ गया, ये हमारे पास आ गया सेकंड लेआउट आ गया और ये थर्ड लेआउट आ गया, ठीक है। हम नॉर्मल वाले में चले जाते हैं और ये पेज को जूम करने के लिए यहाँ पे जूम इन और जूम आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो काम हम जहाँ पे कर रहे हैं ना, ये वाला है हमारे पास स्टेटस बार, जो कि स्टेटस शो कर रहा होता है कि हमारे पेज पे इस वक्त कौन सा लेआउट है और इसका जूम इन या जूम आउट क्या चीज़ है। अब होप सो कि आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसकी आप लोग प्रैक्टिस क्लास कीजिएगा। थैंक यू सो मच।